Hello everyone. Once again welcome to my YouTube channel Learning Mania. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोएम 3 द वॉइस ऑफ द रेन composed by Walt Whitman. But before proceeding further, I request you all to like, subscribe my channel. So let me tell you about Walt Whitman first. Walt Whitman belongs to 19th century. He was a nature poet, but he was different from the classical nature poet like Wordsworth and Shelley. Wordsworth and Shelley, they show the harmony with nature, but he, being a nature poet, he was just trying to point out how carelessly we human beings are dealing with nature. So here we start the poem. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. अब right in the beginning, the poet starts a conversation with rain. ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ पर पोएट ने रेन से एक क्वेश्चन पूछा है, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया है कि वो उससे पूछता है कि हु आर्ट दाउ. अब यहाँ आर्ट एंड दाउ दीज आर द आर्किक वर्ड्स. ये पहले यूज़ हुआ करते थे, आजकल इनका यूज़ नहीं होता है. आर्ट का मतलब है आर और दाउ का मतलब है यू. तो वो पोएट जो है रेन से पूछता है कि तुम कौन हो. और वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर कहा गया है क्योंकि अभी हल्की हल्की बरसात हो रही है, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ रही है, डिजलिंग हो रही है. उनसे पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो. और फिर वो कहता है कि ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज शॉक्ड कि जब रेन उसको उसकी बात का जवाब देती है, उसको आंसर करती है. और जो उसने जवाब पोएट को दिया रेन ने, उसकी ट्रांसलेशन यहाँ आगे की गई है पोएट द्वारा. तो राइट इन द बिगिनिंग आप देख सकते हो इसके पोएट ने इसके नाम में ही पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, मीन्स रेन को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पर. और जब वो जवाब दे रही है तो ऑटोमेटिकली वॉइस का यूज़ किया है. ही डजंट यूज़ द वर्ड साउंड, उसने वॉइस का यूज़ किया, तो इट मीन्स ही हैज़ पर्सोनिफाइड रेन. तो कहता है कि तुम कौन हो, उसने सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा और जवाब में जो उसको मिला उसने आगे ट्रांसलेट किया है. आई एम द पोम ऑफ अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ रेन. और रेन ने उसको क्या जवाब दिया, वो उसको कहती है कि मैं तो इस अर्थ की पोएम हूँ, मैं इस अर्थ का संगीत हूँ, म्यूज़िक हूँ, सॉन्ग हूँ. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. और मैं क्या करती हूँ, इटर्नल, इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग, आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हैं. इम्पैल्पेबल, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं चीज़ें. तो यहाँ वो जवाब देती है उसको कि मैं तो अर्थ का सॉन्ग हूँ, गाना हूँ. इटर्नल आई राइज, मैं तो एक ऐसी चीज़ हूँ जो कि इटर्नल है, जो नेवर एंडिंग है, जो हमेशा प्रोसेस में रहती है. मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. और जब मैं इस लैंड से उठती हूँ तब भी मुझे कोई देख नहीं पाता, छू नहीं सकता. और फिर मैं यहाँ से उठकर वापस बॉटमलेस सी में चली जाती हूँ. अब यहाँ पर एक तरीके से जो एक वाटर साइकिल होता है रेन फॉर्मेशन का, उस चीज़ को पोएट ने यहाँ शो करने की कोशिश की है. अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड. अब वेंस जो है अगेन एक आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेयर. और अब पोएट से रेन कह रही है कि मैं ऊपर आसमान की तरफ यानी हेवन की तरफ जा रही हूँ. यहाँ एक तरीके से डिवाइन उसको दिखाया गया, एक डिवाइन शक्ति फोर्स दिखाया गया उसको कि वो ऊपर की तरफ उठ रही है, हेवन की तरफ उठ रही है. और फिर क्या करती है कि वहाँ जाके वेगली फॉर्म हो जाती है. वेगली मीन्स नॉट क्लियर्ड. वहाँ जाके वो फॉर्मेशन ले लेती है. कैसे लेती है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन लेती है क्लाउड्स की. अब क्लाउड्स की कोई एक फिक्स फॉर्म नहीं होती, डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं क्लाउड्स. और वो कहते हैं वहाँ फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, वहाँ मेरी जो फॉर्म है वो मेरी क्लाउड्स की होती है जिसमें एक मेरी कोई फिक्स फॉर्म नहीं है. और फिर मैं एकदम से बदल जाती हूँ एंड येट द सेम, मैं चेंज तो हो जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ. कैसे सेम होती है, क्योंकि जो कंडेंसेशन होता है, जो वेपर्स बन के हेवन की तरफ जाते हैं और वो ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन ले लेते हैं. और जब वो वापस आते हैं तो अगेन वो पानी बन जाता है. तो वेपर्स को हम देख नहीं सकते, इसलिए वो इम्पैल्पेबल हो गया. वहाँ जाके क्लाउड्स हो गए, वो वेगली फॉर्म हो गए. और वो वापस आती है येट द सेम मीन्स वो पानी बन जाती है, वापस वो रेन के रूप में नीचे आती है. तो इसलिए उसने कहा येट द सेम.
I descend to live and the droughts dust layers of globe. वो कहते हैं मैं नीचे आती हूँ, डिसेंड करना मतलब कम डाउन, मैं नीचे आती हूँ टू लिव, टू वॉश, टू बेथ। मैं जब नीचे आती हूँ तो मैं ड्रॉट्स को, सारे रेगिस्तानों को, एटमीज को, एटमीज यानी स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और डस्ट लेयर्स इस ग्लोब पर। अब यहाँ पर ग्लोब का मतलब है, ऊपर लिखा है पोम ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की बात की। अब जब हम ग्लोब की बात कर देते हैं तो उसका मतलब इट रेफर्स टू द साइज ऑफ द अर्थ, कि मैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी रेगिस्तान हैं या स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन सब को गीला कर देती हूँ, धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, यहाँ तक कि डस्ट लेयर्स भी जो ग्लोब पर जम गई हैं। अब यहाँ डस्ट लेयर से मतलब मे बी पोइट का मतलब हो सकता है वो उस गंदगी से जो हम इंसानों के मन में बस गई है, या जो हम इंसान इस पृथ्वी पर पोल्यूशन मचाने लग गए हैं, तो वो इन सब चीज़ों को बेथ करती हुई, वॉश करती हुई नीचे आती है। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट अनबॉर्न मीन्स हिडन। अब वो कहते हैं कि क्या होता है कि मेरे बिना अगर मैं नीचे ज़मीन पर, धरती पर वापस नहीं आऊँगी, तो वो जो सीड्स हैं, वो जो बीज हैं, वो जो धरती में छुपे हुए हैं, दफनाए हुए हैं, वो हमेशा सीड्स ही रह जाएंगे। जब तक उनको मैं पानी नहीं दूंगी, मैं उनके ऊपर अपनी बूंदें नहीं डालूंगी, तो वो कभी भी सैपलिंग का रूप नहीं ले पाएंगे, कभी भी पौधा नहीं बन पाएंगे, कभी भी वो सीडलिंग के रूप में बाहर नहीं आ पाएंगे। And forever by day and night I give back life to my own origin. और फिर हमेशा हमेशा ही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा मेरा वो जो वाटर साइकिल है वो एक जैसा रहता है। मैं अपनी ही उत्पत्ति को दोबारा से जन्म देती हूँ, अपनी ही उत्पत्ति को जन्म देती है। वही आप वाटर साइकिल में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश होती है, फिर वो अंडरग्राउंड वाटर बनता है, फिर वो सी में चला जाता है, ओशन में चला जाता है, फिर वहाँ से वेपोरेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और वापस वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो वो क्या कर रही है, जब वो पानी भर के अंडरग्राउंड वाटर बन के सी में जा रही है, तो वो अपने ही ऑरिजिन को जन्म दे रही है, क्योंकि उस जो पानी ओशन में इकट्ठा हो गया उसी के वापस बनेंगे। तो इसलिए रेन कहती है कि मैंने अपनी ही उत्पत्ति को जन्म देती हूँ दोबारा से। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इन सारी धरती को, इस धरती की छोटे छोटे पार्टिकल्स को, हर एक चीज़ को प्योर कर देती हूँ, स्वच्छ कर देती हूँ और खूबसूरत बना देती हूँ। अब ये देखिए आगे की दो लाइंस जो हैं वो पोइट ने ब्रैकेट में लिखी हैं। वो ब्रैकेट में क्यों लिखी हैं? क्योंकि नाउ दीज लाइंस आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन विच द पोएट हैड स्टार्टेड राइट इन द बिगिनिंग। अभी तक कॉन्वर्सेशन थी, पहले दो लाइंस में पोएट ने क्वेश्चन पूछा, बाकी की जो लाइंस अभी तक आपने पढ़ी वो रेन का रिप्लाई था, आंसर था। अब ये जो लाइंस है ये इट्स नॉट द पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ पोएट क्या कहता है? फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट wandering ragged or unragged duly with love returns. Ragged or unragged means it means whether cared for or not, कोई उसकी परवाह करे या ना करे। It neither affect the rain nor the poet. तो इस बात का असर ना तो रेन पर पड़ता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है या नहीं, ना ही पोएट पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इफ समवन लिसन टू द, अगर कोई रेन की आवाज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, नहीं कर रहा, रेन के ऊपर इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। सेम पोएट कहता है कि जो एक पोएट की पोइट्री होती है उसके बारे में कोई केयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इससे पोएट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग उसके, जो लोग उसको सुनेंगे वो उसको प्यार करेंगे। जब उसका एक पोएम तैयार हो जाएगा, जब एक सॉन्ग तैयार हो जाएगा और जब वो दुनिया में फैलेगा, तो कुछ लोग सुनेंगे, शायद कुछ अनसुना कर देंगे, लेकिन जो लोग सुनेंगे और सुनने के बाद उसकी उस सॉन्ग के, उसकी उस पोएम का अप्रिसिएशन करेंगे, तो वही अप्रिसिएशन, वही प्यार बन के उसके पास लौट कर आएगा। तो जिस तरीके से रेन अपने ओरिजिन को खुद उत्पत्ति जन्म देती है, वैसे ही पोएट कहता है कि रेन जिस तरीके से वापस अपनी फॉर्म में आ जाती है, मेरे गाने भी, जब मेरी पोएम्स भी ये सारी दुनिया सुनती है और उनके अप्रिसिएशन और लव के रूप में वो वापस मेरे पास आ जाते हैं। तो ये था इस पोएम का समरी। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, और ये एक बात और बताऊँ आपको, जो यहाँ ये जो लास्ट टू लाइन्स है जो ब्रैकेट में दी गई हैं, यहाँ पर जो पोएट है उसने एक पैरेलल ड्रॉ किया है, एक तरीके से कंपैरिजन करा है अपना गानों का, अपने सॉन्ग्स का, अपनी पोएम्स का विद रेन।
तो एक पैरेलल ड्रॉ करके आया है यहाँ पर वॉइस रेन के साथ पोएट अपनी पोइट्री का। अब बात करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्सोनिफिकेशन रेन इटसेल्फ, रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है यहाँ पर कि जो रेन है वो एक पर्सन की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह पोएट के क्वेश्चन का आंसर कर रही है। फिर है मेटाफर, सेंटेंस है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर रेन जो है अपने आप को पोएम से कंपेयर कर रही है, सॉन्ग से कंपेयर कर रही है। फिर आगे देखिए हाइपरबोल, हाइपरबोल होता है अतिशयोक्ति। जब हम किसी बात को एग्जैजरेट करके लिखते हैं, बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, वहाँ पर हाइपरबोल होता है। जैसे कि बॉटमलेस सी, इट्स नॉट दैट कि सी इज़ बॉटमलेस, इट्स द, इसका बॉटम होता है, बट हेयर इट हैज़ बीन एग्जैजरेटेड। नेक्स्ट है इमेजरी, जो फर्स्ट 2 लाइन्स है जहाँ पर पोएट ने रेन से क्वेश्चन पूछा है, तो वहाँ पर एक तरीके की इमेजरी क्रिएट कर दी है वहाँ पर पोएट ने। और साथ ही साथ यहाँ एलिट्रेशन भी है, सॉफ्ट शार में आप देख सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यानी कि जब दो चीज़ें अपोजिट लिखी जाती है, दो चीज़ें अपोजिट होती हैं और उसके बाद वो सेम रहता है, उसमें से उन चीज़ों को एक ही साथ यूज़ किया जाता है, वो पोएटिक डिवाइस कहलाता है ऑक्सीमोरन। अब जहाँ पोएट कह रहा है कि ऑल टुगेदर चेंज, कि उसकी फॉर्मेशन एकदम से बदल जाती है लेकिन फिर भी वो सेम रहती है, तो चेंज और सेम ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अपोजिट्स हैं लेकिन एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो इट मीन्स ऑक्सीमोरन हियर। एलिट्रेशन मैंने आपको बताया सॉफ्ट फॉलिंग शावर में। और उसके बाद आ जाइए कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस अगेन द रेपिटेशन ऑफ साउंड ऑफ एनी कॉन्सोनेंट, ये आपको मिलेगा दैट, दैम, विदाउट, यहाँ पर द की साउंड रिपीट हो रही है। और फिर लास्ट उन ब्रैकेट्स वाली लाइन में आपको मिलेगा वॉन्डरिंग, रैग्ड, अनरैग्ड, रिटर्न, आर साउंड यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है, तो ये यहाँ पर कॉन्सोनेंस यूज़ किया है। एनाफोरा, एनाफोरा होता है जब, आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब कभी पोइट्री में 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं, सेम वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है राइट इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। ये आप देख सकते हैं। एंड ऑल दैट इन दैम एंड फॉर एवर एंड मेक प्योर, यहाँ पर आपको एंड का वर्ड मिलेगा। देखिए एंड ऑल दैट, फिर एंड फॉर एवर एंड मेक, तो ये एंड का जो यूज़ किया गया यहाँ पर वो एनाफोरा है। अब बात करते हैं पोएम के सेंट्रल आइडिया की, बेसिकली व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द पोएम। दिस पोएम सिग्निफाइज द इटर्नल रोल प्लेड बाय रेन इन नर्चरिंग, क्वेंचिंग एंड प्योरीफाइंग द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। बताया गया है कि जो रोल है रेन का वो एंडिंग नहीं, वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। इस ग्लोब को, इस पृथ्वी के हर एक एलिमेंट को वो नर्चर करती है, उनकी प्यास बुझाती है और उन्हें प्योर करती है। और द रेन इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग टू द रीडर अबाउट इट्स ओरिजिन, खुद बता रही है कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, क्या काम होता है और किस तरीके से उसका साइक्लिक मूवमेंट होता है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है रेन और म्यूज़िक के बीच में पोएट द्वारा, कि किस तरीके से दोनों चीज़ें अपने जब ओरिजिन से निकलती हैं और अपना पर्पस फुलफिल करने के बाद वापस अपने उत्पत्ति की जगह, ओरिजिन की जगह पहुंच जाती है। So this is the poem all about. Now please like and share my channel and keep watching my videos. Thank you.